देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे? इस सीरीज के अंदर हम एक एक चैप्टर वाइज आपके जितने भी चैप्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे चैप्टर्स के हम अच्छे अच्छे सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको हम देखेंगे। पहले हम उनका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे लेवल के सवाल, कुछ मिडिल लेवल के सवाल और फिर बेहतरीन लेवल के सवाल। तो जितने भी तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितने भी टाइप्स के सवाल आपके पूछे जाते हैं, हम एक एक टाइप्स को करेंगे और हम देखेंगे उनमें मल्टीपल अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, उनका बेस्ट वे क्या हो सकता है करने का, और हम सारे तरीकों को अच्छे से जानेंगे। देखो, तो पहले अब देखो ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे आपका जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल आपका 2022, फिर आपके सीपीओ 2022, फिर आपका सीएचएसएल 2022। ये तीनों ही एग्जाम्स और आप आगे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जिनमें भी आपके क्वांट पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में, एमटीएस 2022, ये सारे एग्जाम्स में ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने जो इनमें सवाल लिए हैं वो आपको सारे प्रीवियस ईयर, यानी जब से आपका टीसीएस एग्जाम करवा रहा है, टीसीएस के एग्जाम यानी 2018 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इसमें जो उनमें से जो अच्छे सवाल हैं मैंने उनको इनमें रखने की कोशिश करी। तो ये सारे एग्जाम्स में आपको काम आएंगे और ये आपको मल्टीपल अप्रोचेज और बेहतरीन जो भी आपका एग्जाम अप्रोच क्या होगा मैं आपको सारी चीजें बतलाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, उस सीरीज में हम पहला चैप्टर क्या करेंगे? पहला चैप्टर हम करेंगे परसेंटेज। देखो, परसेंटेज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का। इसको मैं बोलूंगा अर्थमेटिक का ये बेस है। अगर आपने इस चैप्टर को सही से करा तो ये आपके अर्थमेटिक को मजबूत कर सकता है, क्योंकि परसेंटेज का इस्तेमाल आपको सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक होते हैं, फिर आपका सीआईएसआई, इन सारे टॉपिक्स में भी सिर्फ बेसिकली आप देखोगे ना तो वो सिर्फ परसेंटेज का ही इस्तेमाल होता है। तो चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, चाहे आप सीआईएसआई बोलो, बेसिकली वो इस्तेमाल सिर्फ परसेंटेज का ही होता है। तो अर्थमेटिक के पूरा बेस को समझने के लिए आपका परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, परसेंटेज को हम कैसे लर्न करेंगे? तो वो है हम टाइप वाइज लर्न करेंगे। हालांकि मैं टाइप वाइज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं अप्रोच में बिलीव करता हूं। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ ना कि टाइप के बंधनों में आपको नहीं बनना है, लेकिन आपको अप्रोच की क्लैरिटी के लिए मैंने इसको टाइप वाइज लिया है। तो देखो कैसे सवाल इसमें बनेंगे। बेसिकली जो सवाल बनते हैं जिस टाइप से, उसके बेस्ड पे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, मैंने वैसे आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश करी है। देखो, इसमें पहला टाइप क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके बेसिक परसेंटेज पे बनते हैं, पहले हम उनको देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आपके पीएसआर पे बनते हैं। पीएसआर, अब इसको आप एबी रूल भी बोलते हो, इसको आप एबी रूल भी बोल सकते हो। फिर क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे कुछ सवाल बनते हैं, हम उनको भी देखेंगे। प्राइस एंड कंजम्पशन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं आपका। इसका सवाल मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। फिर पॉपुलेशन बेस्ड वाले सवाल होते हैं। फिर मार्क्स रेशियो पे सवाल बनते हैं और इलेक्शन बेस्ड कुछ सवाल बनते हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आपके अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे और सबसे अच्छे लेवल तक जाएंगे, लेकिन चीजों को समझते हुए और बेस्ट वे में करते हुए एग्जाम अप्रोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When a number is increased by 20, it becomes 1/16% of itself. What is the number? इसके लिए यहाँ पे what is the number पूछ रहा है। देखो, ये क्या बोल रहा है कि जब नंबर को 20 से इंक्रीज किया गया तो वो 116% हो गया खुद का। देखना यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे किसी भी चीज को आप बोलोगे तो वो क्या बोलोगे, हमेशा वो 100% होता है। अब देखना, ये बोल रहा है कि 20 इसमें इंक्रीज करा है और ये 116% हो गया। इसका मतलब आप यहां से सीधे क्या बोलोगे कि 16% का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। बस आपको इस सवाल में यही करना है। तो देखो, यहां से आप 4% का वैल्यू निकाल लेना, ये हो जाएगा 5 के इक्विवेलेंट। और इसको जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा 100% और ये बन जाएगा 125 के बराबर। यानी जो आपका नंबर रहा है वो 125 रहा। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या करना होता है, अब देखोगे कि कितना ज्यादा बढ़ गया। 100 से कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 116% हो गया, इसका मतलब 16% का वैल्यू 20 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, ऐसे सवालों में क्या करना होता है ना, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे
अगर हालांकि यहाँ पे ऑप्शन देखो सारे सेम दिए हुए हैं, 24 24 सब जगह दिए हुए हैं, नहीं दिया हुआ रहता अगर अलग अलग होता तो हम क्या करते, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते, जीरो को हम बाद में देखेंगे और परसेंटेज को हम बाद में देखेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते नंबर्स को। देखो 16 इंटू 25 बोलोगे तो क्या बोलोगे, 24 इंटू 4, 25 इंटू 4 होता है 100, और 4 से और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 400, यानी ये 400 बनता, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये 24 बनता। ठीक है, वो 100 हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ डिजिट की बात कर रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू बनता है ना वो 24 से रिलेटेड बनता था। अब देखो यहाँ पे सारे चारों ऑप्शन दिए हुए, तो ठीक है, हमें अब हमने नंबर्स की केयर नहीं करनी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे लैंड करेगा। अब डेसिमल को लैंड करने के लिए हम देखो यहाँ पे देखेंगे क्या, कि आपका देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/10⁻², यानी आप 1/100 बोलते हो इसको। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कितने परसेंटेज और कितने नीचे में जीरो कितने आ रहे हैं, हम उसको पहले देखेंगे। अब देखो यहाँ से परसेंटेज है, इसका मतलब 2 जीरो, और देखो 2 जीरो यहाँ से नीचे और जाएगा, यानी 4 जीरो हो गया, और यहाँ पे देखो एक परसेंटेज है, यानी 6 जीरो, यानी 10⁻6 आपके नीचे में चले। ठीक है, ऊपर में देखो क्या कितना बचेगा, और ऊपर वाला जीरो देखना कितना है, 2 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे, यानी 3 जीरो ऊपर में चले जाएंगे, यानी 3 जीरो यहाँ पे हो गया। अब देखो 16 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 बनेगा, और 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2400 बनेगा। देखना ये 2400 बनेगा। अब 3 यहाँ पे था 10⁻3, और 10⁻2 यहाँ पे है, यानी 10⁻5 हो गया ये। ठीक है, 24 इंटू 100 लिखो, 10⁻2 लिखो इसको। अब देखो 10⁻5 यहाँ हो गया, 10⁻6 था यहाँ बच गया 10, यानी 24/10 क्या बच गया, 2.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2.4। लेकिन देखो अब ये मैंने करने में इतना समय लगा है, अब देखो इसको आपको कैसे करना है मैं क्विकली बताता हूँ कि ये फास्ट कैसे होगा। तो इसको फास्ट करने का जो तरीका है वो देखो यहाँ से क्या बोलोगे, एक, यहाँ से दो, 2 4 और 2 6, यानी नीचे में आ गया 10⁻6, ऊपर में देखना कितना आ जाएगा, 2 1 3, यानी 3 चला गया, नीचे में बच गया 10⁻3। अब देखो यहाँ से 16 और 25, अब हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने जीरो को खत्म कर लिया, अब डिजिट देखेंगे। 16 इंटू 25 हो गया 400, 406 2400, यानी 24 इंटू 100। अब यहाँ से देखो 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो बचेगा, यानी 2.4 हो गया आपका। वैसे क्विकली करना, बताने में समय लगता है, करने में नहीं लगता है। चलो आगे देखते हैं। देखो आपका ये है अगला सवाल 3 नंबर। देखो ये है 3rd नंबर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें भी देखो ऑप्शन में आपके जो डिजिट्स हैं वो सेम है ऑप्शन के, तो हमें फिर से सिर्फ जीरो का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो यहाँ नीचे में चला गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी फिर से 10⁻6 नीचे में चला गया। अब देखो यहाँ से खत्म कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 5, यानी 5 जीरो तो चला गया, मुझे सिर्फ 10 मिल रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको, 5 और 12 60 हो गया, 60 और 8 480। अब 1 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी बच के कितना गया 48। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमने जीरो को देख लिया, जीरो अगर आपके खत्म हो जा रहे हैं, जो डिजिट्स बच रहे थे ऊपर में उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और जहां पे डेसिमल लैंड कर रहा था वहां पे हमने उसको रख दिया। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या हो रहा है ना कि 85% आप किसी नंबर का जोड़ रहे हो 75 में, तो ये नंबर 100% हो जा रहा है। इसका मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि जो 15% है नंबर का वो 75 के बराबर है, तभी तो वो 15% का जो कमी था वो 75 पूरा कर रहा है। इसका मतलब आप सीधे क्या बोलोगे कि 15% का वैल्यू है 75, इसका मतलब नंबर यानी 100% का वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी 500 के बराबर हो जाएगा। यहां से अब जब भी सवाल को, इसको ऐसे सवालों को जब भी आप देखोगे तो आप क्या करोगे, यहां से देखना, पता करना कि ये जो वैल्यू ऐड हो रहा है परसेंटेज में 85% इसमें था, और जो बच रहा था 15%, उसका कमी ये 75 पूरा कर रहा है। इसका मतलब 15% का जो वैल्यू हो गया वो 75 के बराबर हो गया, तभी वो नंबर मिल पा रहा है। तो 15% का वैल्यू 75, यानी 1% का वैल्यू 5, यानी 100%, यानी नंबर का वैल्यू 500। ठीक है, इजी सवाल है, ज्यादा समय नहीं लगाना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सुनीता scored 40% marks and obtained 56 marks more than those required to pass. Find the minimum marks required to pass. देखो बोल रहा है कि अनीता का जो स्कोर है वो 31% मार्क्स पे, और ये फेल कर गई है 16 नंबर से। अब देखो यही मार्क्स, ये बेसिकली पासिंग मार्क्स हो गया, कि अगर ये इतना मार्क्स लाती 31% और 16 मार्क्स और लाती तो ये पास कर जाती। देखो सुनीता के बारे में क्या दिया हुआ है कि 40% मार्क्स इसने स्कोर करा और इसका मार्क्स 56 ज्यादा है पास से,
मतलब अगर ये 56 कम भी लाती ना तो भी ये पास कर जाती, यानी ये दोनों इक्वेशन जो हो गए वो बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालना, देखना 40% है, 31% है, यानी 9%। यहाँ से मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो यार 9% का वैल्यू क्या बोलोगे, और ये 56 को उधर भेज दिया तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी 72, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 8 के बराबर। यानी आपका जो टोटल ओवरऑल पासिंग मार्क्स रहा होगा, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो रहे हैं वो 100%, यानी 800 के बराबर रहे होंगे। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, अब देखो 31% मार्क्स तो इसका निकालोगे तो 31 इंटू 8 करोगे तो 248 बन जाएगा, और 16 मार्क्स और चाहिए इसको पास करने के लिए, यानी 264 मार्क्स चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन देखो एग्जाम में इसमें इतना समय नहीं लगाना होता है, ठीक है, ये बेसिकली आपको प्रोसेस हो गया करने का। अब एग्जाम में देखो क्या करोगे, एग्जाम में देखो ऐसे सोचना, ये जब भी दिया हुआ रहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा 31% और कुछ नंबर से ये फेल हो गया, और इधर क्या दिया हुआ रहेगा आपका, ये कुछ परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ रहेगा और ये इतना ज्यादा, ये पासिंग मार्क्स से इतना ज्यादा लेकर के आइए। तो आप क्या करना है, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि बेसिकली वही होता है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल करोगे तो बेसिकली वही होगा कि हम इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस निकल के आएगा जो कि 9%, और इन दोनों को आपको सम करना पड़ेगा, मार्क्स को सम करना पड़ेगा, परसेंटेज का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 16 और 56 करोगे 72, यानी यहां से सीधे बोलोगे 1% का वैल्यू 8 के बराबर, और जो आपका टोटल मार्क्स था वो टोटल मार्क्स 800 के बराबर निकल के आ जाएगा। पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको पता है 31% इसका कितना हो जाएगा, 248, क्योंकि 31 इंटू 8 करोगे 240 प्लस 8 248, और 16 मार्क्स और चाहिए तो 264 आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसको करने का, फास्ट करने का, यही मेंटली करना, ज्यादा समय नहीं लगाना, मेंटली करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है वाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी इंक्रीज, वाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी नंबर होता है ना तो उसको 25% इंक्रीज करने के लिए क्या बोलते हो आप इसको, ये 25% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में वो होता है 1/4। अब कोई भी नंबर अपने आप में वो 1 कहलाता है, यानी वो 1 है पहले से। अब इसको इंक्रीज करना है 25% से, तो आप इसमें 1/4 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाता है 5/4 के बराबर। अब देखो इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा आगे करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर 25% से इंक्रीज करना है तो हम सीधे 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30% से इंक्रीज करना है तो 13/10 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, 26% का मान लिए 26% से इंक्रीज करना है उस नंबर को तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे 13 यानी 63/50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे, और 20% से इंक्रीज करना है तो उसको हम 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आगे इस्तेमाल में आपको मैं करने वाला हूँ आगे सवालों में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो फिर से वही सवाल है, गीता स्कोर 30% मार्क्स फेल्ड बाय 50। एक बार पहले सवाल को पढ़ लेना, चेक कर लेना कि हाँ अच्छा वही सवाल है, अगर वही सवाल रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट मेंटली कर देंगे। देखो बोल रहा है गीता स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स व्हाइल संदीप स्कोर 45% मार्क्स एंड गॉट 25 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखो वही चीज है, यानी आप डिफरेंस ले लोगे, 30 और 45 का हो गया 15%, 50% इज इक्वल टू 50 और 25 यानी 75, यानी 1% का वैल्यू कितना मिल गया, 5 के बराबर। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। 64 से मल्टीप्लाई करोगे 5, ये कितना मिलेगा, 300 प्लस 20 320, ये हो गया आपका आंसर। तो एक बार सवाल को पढ़ लेना, चेक कर लेना वही सवाल है, उसके बाद मेंटली आपको इसको लगा देना। ठीक है, वही सवाल फिर से दिख रहा है, स्टूडेंट मार्क स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, इफ ही हैड स्कोर्ड 36 मार्क्स देन ही वुड हैव पास बाय 2 मार्क्स। देखो 4% हो गया, 4% का वैल्यू 8 मार्क्स के बराबर मिल रहा है, यानी 4% का वैल्यू 8 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, 32% मार्क्स स्कोर करा है, यहाँ से 1% का वैल्यू क्या बोलेगा 2, 32% है यानी 64 स्कोर करा, फेल बाय 6 यानी 70 मार्क्स आपको चाहिए थे पास करने के लिए, ये हो गया आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, तो देखो ये आ गया आपका दूसरा, टाइप 2 आप इसको बोल लेना, हालांकि मैं अप्रोच की बात करता हूँ, टाइप के बंधनों में आपको नहीं बनना चाहिए। तो अप्रोच अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं दिखाने के लिए आपको टाइप लिख दिया हूं, ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच पे फोकस करना है। तो उसमें क्या था, वो बेसिक सवाल थे, परसेंटेज का बेसिक्स का इस्तेमाल हुआ। अब देखो हम इसमें पीएसआर का इस्तेमाल करेंगे। पीएसआर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अब लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। देखो पीएसआर का बेसिकली इस्तेमाल 2 जगह पे होता है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा डिटेल करता हूँ। पीएसआर का इस्तेमाल 2 जगह पे होता है। पहला इस्तेमाल होता है जब किसी आप नंबर को कुछ परसेंटेज से बढ़ा देते हो, जैसे ये 100 था, मैंने इसको 20% से बढ़ा दिया,
इंक्रीज कर दिया तो ये 120 बन जाता है। अब मैं बोलूंगा कि 120 को वापस 100 पे लाने के लिए इसको कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उस केस में हम पीएसआर का इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूंगा कि इसको अगर ये 20% का इंक्रीज है, मतलब अगर ये +1/5 हुआ है तो इसको करना पड़ेगा, ये साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये ऊपर वाला को हम चेंज नहीं करते, सिमिलर रखते हैं, और ये प्लस है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं पीएसआर का। दूसरी जगह पे कहां इस्तेमाल होता है? दूसरी जगह पे इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, टू स्टेबल द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट था, मैंने अगर मैं इसको बोलूं 16 × 5 बराबर अगर 80 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम +1/4 कर दें इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, तो इसको करना पड़ेगा -1/5, यानी ये हो जाएगा 4। देखो अगर हमें 80 रखना था और मैंने अगर इसमें +1/4 कर दिया, तो ये वैल्यू कहां से निकल के आएगा, ये वैल्यू पीएसआर से निकल के आता है। तो पीएसआर का दो जगह इस्तेमाल होता है, आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो हम यहाँ पे जैसे इस्तेमाल होगा हम उसको वैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। देखो तो ये सवाल में क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा पहला सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, देन वाई व्हाट % बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। देखो फिर से वही बात बोल रहा है कि ए से जो है, ए का जो सैलरी है बी से 60% ज्यादा है, यानी हम बोलेंगे +3/5। 60% को क्या बोलते हो फ्रैक्शन में, 3/5। तो ये कितना कम हो जाएगा, वाई व्हाट % बी सैलरी लेस देन है, बी का सैलरी ए से कितना कम होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्लस है, तो इधर माइनस करेंगे, ऊपर वाला को सिमिलर रखेंगे, और नीचे में कितना आएगा 3+5 करोगे, 5 + 3 ये 8 के बराबर हो जाएगा। अब 3/8 को क्या बोलते हैं हम, 37.5% के इक्विवेलेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे और भी सिमिलर सवाल है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखो फिर से बोल रहा है इनकम इज 60% लेस देन, यानी -3/5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये बोलोगे +3/5 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा 2, यानी इसको आप बोलते हो 150% के बराबर। ठीक है, 50% से इसको कंफ्यूज मत करना, 50% को हम बोलते हैं हाफ, 3/2 को बोलेंगे 150%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बोल रहा है द प्राइस sugar has increased by 18%, by what percentage can a person decrease the consumption so there is no change in the expenditure। देखो ये वैसे तो आपका क्या है, इसमें जो बेसिक इस्तेमाल हो रहा है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर का केस है। ठीक है, कि आपका कुछ प्राइस है और आप कुछ किलो में आप कंजम्पशन कर रहे हो उसका, तो आपका कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है। तब ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को आपको सेम रखना, नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। आपको पता है ये दोनों प्रोडक्ट में है, और एक्सपेंडिचर को अगर हमें सेम रखना है, तो अगर हम प्राइस में कुछ अगर बदलाव करेंगे तो उसी हिसाब से कंजम्पशन में भी बदलाव आएगा, और ये वैल्यू कौन देगा, आपका पीएसआर दे देगा आपको। ठीक है, तो इसी चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और आपको मैं इसमें करके दिखाता हूँ। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो पहला तरीका से तो हम करेंगे जो आपका पीएसआर है उससे। देखो तो ये बोल रहा है कि शुगर का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 18% से हुआ है। प्राइस आपका बढ़ गया कितना, आप बोलोगे इसको 18% क्या बोलोगे, 9/50। तो आपको जो कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है, तो आपको इसको कितना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको माइनस, प्लस है तो माइनस आएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, और ये +50 + 9 59 के बराबर होगा। अब ये वैल्यू देखो आप परसेंटेज में कितना बोलोगे, पहले तो आप 10% जाओगे तो ये 5.9 हो जाएगा। अब ये बच कितना हो गया, 3.1 अभी भी रह गया है, और 59 नीचे में। अब इसको देखो अगर 5% जाते हो तो कितना जाएगा, अब इसका देखना आधा करना तो 2.5 और 0.5, यानी 2.95 वैल्यू 5% और बनता है, यानी 50% से तो ये वैल्यू प्लस हो गया, क्योंकि 3.1 है हमारे पास, और 2.95 भी हम जाएंगे तो 5% और हमको मिल रहा है, तो 15% से ऊपर हो गया, और बच कितना गया, 0.15 का वैल्यू बचा हुआ है, और 0.59 होता है 1% का वैल्यू। इसका मतलब इसको आप देखोगे 1/4 के अराउंड है, यानी आप बोल सकते हो 15.25% के अराउंड आपका वैल्यू चाहिए। देखो कौन सा है, देखो 15.3 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपको इसको करने का पहला तरीका, आप पीएसआर से कर सकते हो। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, देखो बेसिकली हमें क्या करना है कि कोई वैल्यू है, अगर पहले ये दूसरा तरीका है कि अगर कोई वैल्यू पहले 100 था, अब इसको ऐसे समझना, इसको हम प्राइस इनटू कंजम्पशन से इस तरीके से हो गया ये पीएसआर का इस्तेमाल करके। अब देखो हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि कोई वैल्यू पहले 100 था, अब ये वैल्यू कितना बढ़ के हो गया, 118 हो गया बढ़ करके। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि उसको वापस आपको फिर से 100 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू को हमें फिर से वापस 100 पे लाना पड़ेगा, ताकि और जो चीजें हैं वो सेम रह सके।
ठीक है, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो 18 माइनस करना पड़ेगा आपको 118 के ऊपर, और यही वैल्यू आपका आंसर बन के आएगा। तो अब देख लो ये वैल्यू कितना है, कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, और कितना परसेंट का आपको डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो देखो 10% जाओगे तो 11.8, और बच कितना गया है देखना, 11.8 और ये 18 है, यानी 6.2 बच गया। अब 1.15 आपका 1% होता है, 5 बार जाओगे इसमें क्या बोलोगे 5.9, तो 15% हो गया, और बच कितना गया आपके पास 0.3 आपका और बचा हुआ है, 0.3 और 1.18 आपका 1% है। अब देखो इसका 120 के अराउंड मान सकते हो, इसको 1.2 मानना, तो ये 25% हो जाएगा उसका, यानी 1% का 1/4, यानी आपका वैल्यू 0.25 और ऐड होगा, यानी रियल वैल्यू हो गया 15.25% के अराउंड। तो आपका 15.3% आपका आंसर होगा। अच्छा मैं निकाल रहा हूँ, आपको ये क्लियरिटी मिल रहा है ना। देखो मैं एक बार आओ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 18 का वैल्यू आपको बताना है 118 के ऊपर, तो मैं इसको सीधे 10% जा रहा हूँ। 10% के लिए आपको एक दशमलव को इधर खींचना होता है, मतलब अगर आप दशमलव एक अंक यहाँ डाल दोगे ना तो ये 10% का वैल्यू हो गया। अगर 118 100% का वैल्यू है, 10% का वैल्यू चाहिए तो वो 11.8 होता है। ठीक है, एक पॉइंट घटाएंगे, तो 10% मैं चला गया यहाँ से, तो 11.8 चला गया। अब इसको मैं बोल रहा हूँ 10% मेरा हो चुका है, प्लस में करेंगे, और ये वैल्यू देखना आप कितना बचा हुआ है, 6.2 बचा हुआ है। 6.2 जाना है। अब देखो हम 1% के पास जाएंगे, तो 1% आपका वैल्यू कितना मिलेगा, जब आप इसमें 2 जीरो इधर कर देते हो तो 1% का वैल्यू मिलता है, तो यानी 1% का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.18। तो इसलिए मैं अब इसमें 5 बार में जा 5%, यानी अब यहाँ हम 5% और जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जा रहा है 5.9। ठीक है, 5.9 हो गया। अब बच गया कितना, 5.9 इसमें चला जाएगा तो ये वैल्यू बचेगा 0.3। अब 15% हो चुका है और 0.3 और जाना है, तो अब देखो इसको मैं बोलूंगा 1.2 के बराबर है। ठीक है, 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 1.18 था, अब इसको हम बोल रहे हैं 1.2 के बराबर। अब इसका देखना 1/4 करोगे तो क्या मिलेगा 0.3 के पास, और 0.3 हमें जाना है, यानी 1% का भी 1/4 करेंगे, यानी 0.25%। इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 0.25%। ठीक है, ये आपको बताने में समय लगता है, करने में जब आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे करना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे 15.25%, और ये करीब था 15.3% के। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको फिर से दो करने को दो तरीके हो सकते हैं। पहला पीएसआर से करोगे, क्या बोलोगे -3/20 हुआ है, यानी आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 3/, इसको माइनस करोगे 20 - 3, ये हो जाएगा 17, यानी 17/3 से आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव ना हो। इसको कैलकुलेट करना, देखना कितना हो जाएगा। बेसिकली ये कितना हो रहा है, तो 3/70, तो आप इसको परसेंटेज के टर्म्स में डायरेक्ट बोल सकते हो कि 300/17 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हो कि हमारे पास कोई वैल्यू था 100, इसको ऐसे ही समझ लो कि ये 15% कम हो गया, यानी ये वैल्यू हो गया 85 के बराबर। अब फिर से हमें ये इसको 100 के पास ले जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा 15 किसके ऊपर, 85 के ऊपर। अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो देखो ये बोलोगे 5 से 3/17, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसको आप बोलोगे ये 300/17% के इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है इफ ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ये क्या बोल रहा है कि ये +1/4 है, ये आपका खुद ब खुद -1/5 से कम हो जाएगा, यानी 20% से कम हो जाएगा। ए का इनकम ज्यादा था बी से 25% से, तो बी का इनकम ए की इनकम से 20% कम हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल बोल रहा है P इज 50% मोर देन Q, Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन B। तो ये बोल रहा है अगर ये +1/2 है तो ये आपका कितना हो जाएगा -1/3 के बराबर। क्या कर रहे हैं हम, प्लस को माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाले को सिमिलर रख रहे हैं, और अगर ये प्लस में था तो डिनोमिनेटर में आपका 1 और 2 जोड़ करके 3 आ रहा है, तो 1/3 को क्या बोलते हो 33.33%। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका थर्ड टाइप आ रहा है, वो है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, और मैं आपको इसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा, फॉर्मूला से भी, और नेचुरली कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, और फिर आपका 100 मान करके कैसे करते हैं। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन डिक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इन द नंबर, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। देखो ये इसको मैं करने का आपको 3 तरीके बताता हूँ। ठीक है, तो पहला हम करते हैं जो आपका सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतर तरीका जो है वो है
आपका क्या, आप शुरू में ही 100 मान लिया करो। ठीक है, मैंने इस नंबर को मान लिया 100। अब देखो सक्सेसिव परसेंट का फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले इसको इस्तेमाल कर रहे हो या पहले इसको लगा रहे हो या पहले इसको लगा रहे हो। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे इसको कर दो पहले, चाहे इसको कर दो, चाहे इसको कर दो। ठीक है, तो हम अब देखो यहाँ पहले जो 2 दिया हुआ है हम उसको करते हैं। देखो ये सेम नंबर से डिक्रीज कर रहा है। अब ये देखना 30% से इसको डिक्रीज कर रहा है और 30% से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को अगर आप सिमिलर परसेंट से, जैसे 20% से डिक्रीज किया, 20% से इंक्रीज किया, तो इस केस में क्या होता है, माइनस और इन दोनों का स्क्वायर करोगे बटा 4 करोगे, यही डिक्रीज होता है। माइनस होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा किसी वैल्यू को, मतलब ये 100 था अगर कोई वैल्यू, इसको आपने 10% से इंक्रीज किया और फिर 10% से डिक्रीज किया, तो ये वैल्यू देखना क्या होगा, हमेशा हमेशा डिक्रीज करेगा। और कितने परसेंट से, तो इसका स्क्वायर करोगे यानी 100 और 100 से डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1, यानी ये 1% से डिक्रीज करेगा वैल्यू हमेशा। तो यहाँ भी देखो वही है, यहाँ भी वैल्यू, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 99% हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, अगर ये 100 था तो इसको 99 वैल्यू हो जाएगा, 99% बचेगा और ये 99 वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ इस केस में क्या है, 30% से बोल रहा है पहले इंक्रीज किया गया और 30% से डिक्रीज किया गया। यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो वैल्यू है बेसिकली वो 9% का डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी अगर कोई वैल्यू 100 से चला था तो अब ये वैल्यू आपका 91 के बराबर हो चुका है। फिर बोल रहा है इसको फर्दर डिक्रीज किया गया 10% से। अब इसको 10% से आप डिक्रीज करो, ये वैल्यू कितना देखना मिल जाएगा, 9.1 से आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। 9 से डिक्रीज करोगे तो आप 72 के पास चले जाओगे और 0 पॉइंट और माइनस करोगे यानी 71.9 आपका वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ से 81.1 बच गई है, 81.9 बन जाएगा ये वैल्यू, 81.9। अब देखो ना ये डिक्रीज कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 18% के अराउंड है। नियरेस्ट इंटीजर आपको मार्क करना है तो ये आपका वैल्यू 18% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका करने का। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये वैल्यू आपको 30 और 30 देख करके तुरंत आपको क्या करना है कि 900 पहले तो बोलना है कि डिक्रीज होगा, किसी वैल्यू को सेम परसेंट से बढ़ाया फिर घटाया तो पहले तो डिक्रीज होगा, उसके बाद कितना होगा तो स्क्वायर करोगे बटा 100 करोगे, तो ये वैल्यू आपको 9 मिल जाएगा। और देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम करेंगे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे करोगे, देखो किसी भी नंबर को डिक्रीज किया गया है 30% से, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 7/10 से। अपने कुछ समय पहले अभी देखा था ना, किसी वैल्यू को 25% से हम बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे थे, उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और ये वैल्यू कैसे आता है 1 + 1/4 से। तो ये वैल्यू कैसे आएगा, 1 माइनस 30% से डिक्रीज करोगे, इसका मतलब 3/10 माइनस करना पड़ेगा, ये वैल्यू 7/10 आता है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखो ये वैल्यू इंक्रीज हुआ 30% से, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 13/10। कैसे लिखा, 1 + 3/10। वैल्यू क्विकली आपको लिखना है, ज्यादा समय इसमें नहीं देना है, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन ऐसे लिखना है। तो बोल रहा है फर्दर डिक्रीज बाय 10%, यानी ये वैल्यू हो गया 9/10 के बराबर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आपको देखना कितना मिल जाएगा। फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल आगे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, तो इसलिए मैं फ्रैक्शन में अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 91 × 9 करोगे, 91 इंटू 91 था, 91 × 9 करोगे तो 900, 90 × 9 करोगे 810 और 9 यानी 819 हो जाएगा और नीचे में 1000 हो जाएगा आपका। अभी वैल्यू देखना 1000 था, अब हो चुका है ये 819, यानी कितने का डिक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे 181 का डिक्रीज हुआ है 1000 के ऊपर। तो ये परसेंटेज में कितना वैल्यू बोलोगे कि ये अब इसको आप 2 जीरो इसमें हटा दोगे क्योंकि 1% का वैल्यू होता है, 1% का वैल्यू लिखने के लिए आपको 2 जीरो हटाना पड़ता है। 10 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 18.1% के बराबर। तो ये आपका 18% का डिक्रीज आप यहाँ से बोल सकते हो। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब देखो इसको तीसरा तरीके से कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन 3 बार डिक्रीज करने के लिए आपको तीन वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फिर आपको उसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो ये 2 बार डिक्रीज कर रहा है तो ये दोनों का वैल्यू तो हमें पता चल गया ना कि -9 के बराबर है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, -9% और -10% का वैल्यू। अब इन दोनों को सक्सेसिव आप कैसे लगाते हो, अब बोलोगे -19 और +9 × 10/100 करोगे 0.9 मिलेगा, तो ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा -18.1%। अब बोलोगे 18% का डिक्रीज है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया। पहला आप 100 मान के, पहला तरीका क्या था, 100 मान के चल सकते हो। दूसरा फ्रैक्शन से कर सकते हो, फ्रैक्शन में जिस तरीके से वैल्यू बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है हम उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है।
देखो क्या बोल रहा है, नंबर इज इंक्रीज बाय 35% एंड देन डिक्रीज बाय 25% एंड फर्दर इंक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। देखो बोल रहा है कि फिर से हम इसको तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हम करते हैं 100 लेके चलते हैं, इंक्रीज किया 35% से, ये वैल्यू हो गया 135 के बराबर। अब इसको डिक्रीज करा है 25% से, -1/4 इसका करोगे, कैसे कैलकुलेट करना है इसको देखो अच्छे से करना। 135/4 को कैलकुलेट करना है तो हम पहले 100 के पास जाएंगे, यानी -25, फिर इसको -35/4 करोगे, -8 पॉइंट, अच्छा इसको माइनस अभी रहने दो, 135/4 करना है तो ये मिल जाएगा 25, और प्लस देखना 35/4 करोगे तो 8.75। इसका मतलब टोटल डिक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 33.75 का डिक्रीज हमको करना पड़ेगा इस वैल्यू में। अभी वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 101.25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको फर्दर इंक्रीज करना है 15% से, इसको प्लस 15% आपको करना है। अब इसका 15% इसमें जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 116 से तो ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, 116 से तो ज्यादा मिलेगा। अब ये वैल्यू देखो 15%, 14% तो गलत हो गया, क्योंकि हम 100 से चले थे, हमारा जो रियल वैल्यू था वो 100 था। अब ये वैल्यू देखना कितना हो जा रहा है, अच्छा 16% और 17% बच गया। क्लोजेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे, देखो इसको 16% 15% निकालते हैं तो 10% आप क्या बोलोगे, 10.125 हो रहा है। इसका 5% निकालोगे तो 5.0625 बोलोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू 15 दशमलव कितना आ रहा है, 12 और 6 यानी 18, 1.75 के राउंड। तो 15.2 के ये आसपास का वैल्यू मिल रहा है आपको। तो अब इसको क्या बोलोगे, 15.2 और 116, 101.25 और था आपके पास, यानी ये वैल्यू हो गया 116.45 के राउंड। तो देखो ये 50% से लेस है तो आप 17 नहीं बोल सकते, तो आपको 16 ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजेस्ट इंटीजर है तो 0.45 ज्यादा करीब है 16 के। अगर ये 0.5 से प्लस होता ना, 5253, तो हम इसको बोलते हैं कि ये वैल्यू 17 के राउंड, इसलिए आपको 16% ही मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, ये आपका पहला तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका करेंगे, हालांकि आपको ज्यादातर में करना पड़ेगा आपको 100 मान के ही, लेकिन मैं आपको तरीका है तो मैं आपको बता देता हूं ताकि नॉलेज पूरा रहे आपका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करोगे, 35% का इंक्रीज क्या होता है, 7/20, यानी 27/20 हो चुका है वैल्यू। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज कर रहा है 25% से, यानी 3/4 हो गया ये वैल्यू। फिर इसको फर्दर इंक्रीज किया जा रहा है 15% से, यानी 23/20 हो गया ये वैल्यू। देखो ये 23 या 27, यानी कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत जगह कैंसिलेशन हो जाता है। इसका इस्तेमाल ये यहाँ पे के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन तरीका है तो आप जान लो, आगे फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 27 × 23 करोगे तो क्या मिलेगा, 540 और 81, 540 81 हो जाएगा आपका 621 के बराबर। अब देखो 621 × 3 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1863 के बराबर। नीचे क्या होगा, 80 होगा, 80 × 20 करोगे 1600 मिल जाएगा। यानी आप इंक्रीमेंट देखो यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 263/1600 के बराबर। देखो 1% का वैल्यू जो है, यहाँ से क्या बोलेंगे, 1% का वैल्यू 16 है। अब 16% जाओगे तो आपको 256 हो जाएगा, यानी 256 प्लस 7 है, यानी 16% आपको मिल गया। और आपको 7/16 है तो इसको देखो, अगर 50% चाहिए था, यानी 0.5% तब होता जब ये 8/16 होता, तो यानी 0.5 से तो लेस मिल रहा है, यानी 16.4 समथिंग परसेंट मिल रहा है आपको। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 60% का ही वैल्यू बोलना पड़ेगा, क्लोजेस्ट इंटीजर। अगर ये 60% से 16.5 से अगर ये ज्यादा वैल्यू होता, 1 2 इस तरीके से कुछ, तो हम क्या बोलते हैं 17% का इंक्रीज। हालांकि ये इंक्रीमेंट है तो 70%, अच्छा ये डिक्रीज में दिया हुआ है तो मैं फालतू में मेहनत कर रहा था, डिक्रीज दिया हुआ तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, 16% का इंक्रीज ही होगा। ठीक है, मैं देख नहीं पाया यहाँ पे। चलो तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका करने का। तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला में भी हम 3 में नहीं जाएंगे, हम पहले 2 को कैलकुलेट करेंगे फिर तीसरा को कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या करना पड़ेगा, +35 है और माइनस, पहले हम प्लस वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, 35 और 15 है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे 50 प्लस 35 × 15/100 करोगे, 35 × 15/100 करोगे तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, 2 5 निकाल लो, 7 और 3 21 मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 5.25, यानी 55.25% मिल गया दोनों को। अब डिक्रीज करना है इसको 25% से। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से देखो क्या बोलोगे, 13.25 यहाँ से मिल रहा है मुझे, और माइनस करना पड़ेगा 25 × 15.25/100, इसको हटाओ। अब इसको देखो 4 करोगे, 4 से ये करोगे तो 14% के अराउंड आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 56 होता है, अगर ये 56 होता तो हम सीधे बोलते 14, यानी 14% से थोड़ा सा लेस कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू देखना, अगर 14 माइनस करते हैं तो 16.25 मिलता है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि 14 पूरा एग्जैक्ट नहीं माइनस करना था, तो
3, 4 इस तरीके का कुछ वैल्यू मिलेगा, मुझे क्लियर एग्जैक्ट नहीं चाहिए। 16% का आप इंक्रीज यहाँ से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो फिर से आ गया, 3 डिस्काउंट देने हैं आपको, 10, 12 और 15। अब मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जो 10% वाला ऐसे इस तरीके का वैल्यू होता है ना, अगर ये 20% होता, ठीक है, तो इन ऐसे डिस्काउंट्स को हम लास्ट में देंगे। उससे पहले जो बड़े डिस्काउंट्स हैं, जो कंफर्टेबल, जिसको हम करने में नहीं है, जैसे 12, 15, तो इसको हम पहले दिया करेंगे। हम 100 लेके चलेंगे और इन दोनों को डिस्काउंट को हम पहले देंगे। तो हम 100 को सबसे पहले 12 का डिस्काउंट देंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 88। फिर इसको हम 15% डिस्काउंट देंगे, तो ये वैल्यू देखना क्या हो जाएगा, 8.8 और 4.4, ये हो जाएगा 13.2 के बराबर। और इसमें 30% का डिस्काउंट दो, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 74.8 के बराबर। अब इसमें देखना, आप 10% का और डिस्काउंट देंगे तो अभी तक ये हो चुका है 25.2 का डिस्काउंट, और 10% का डिस्काउंट दोगे तो 7.48 और मिलेगा आपको, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 32.68% के इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते थे, यहाँ से 7.48 माइनस भी आप कर सकते थे, फिर आपको ये वैल्यू कुछ मिल जाता, और उसको आप 100 में से माइनस करते तो वो भी वैल्यू मिल जाता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 25.2 यहाँ से मैंने देखा, और यहाँ से 7.48 इसमें ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 32.78% का डिस्काउंट हो गया। इसको आप चाहो तो फिर से वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हो उस तरीके से, फ्रैक्शन से, और वो जो आपका 100 लेकर के तो मैंने कर दिया है, फॉर्मूला से आप रख सकते हो, या फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो, अगर फॉर्मूला से करोगे तो क्या बोलोगे, 10 और 15 ले लेते हैं पहले, तो ये 25 हो जाएगा, और ये आपको -25 अब प्लस करना पड़ेगा, 150 इन 1.5 यानी -23.5 का डिस्काउंट दे चुके हैं हम, 12% का और देना है। तो अभी देखना वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 35.5 हो जाएगा, 35.5, और इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 23.5 इंटू 12/100। इसको करोगे 12 बार कितना जाएगा, 230 और 46, 276 और 6, 282, 2.82 माइनस करना पड़ेगा, 2.82, 2 माइनस करोगे 33.5, 32 पॉइंट, और 3 जाना पड़ेगा 32.7 के अराउंड परसेंट आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये वैल्यू ही आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। आप फ्रैक्शन से भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज 25% एवरी ईयर इफ द रेवेन्यू फॉर 2017 इज इतना, देन फाइंड आउट द रेवेन्यू इन द ईयर 2050। देखिए बोल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल 25% से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे कि 2015 में मैं मान लेता हूं कि वो x के इक्विवेलेंट रहा होगा। अब ये 25% का इंक्रीज है, तो क्या बोलोगे 5/4 हुआ होगा। फिर से इसमें एक बार ये 2016 के लिए हो गया, 2017 के लिए एक बार और आपको करना पड़ेगा 5/4, क्योंकि 25% इंक्रीमेंट का मतलब होता है 5/4 से मल्टीप्लाई करना। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 312530 के इक्विवेलेंट। देखो इसको कैलकुलेट करो, 5 से जाएगा 25 से इसको कैलकुलेट करना 1 टाइम्स जाएगा। अच्छा पहले 5 से ही कर लो, 5 से इसको करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 625 के बराबर। फिर एक 5 से कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 125 के बराबर। अब 125 इंटू 4 होता है 500, और 500 इंटू 4 ये ऊपर में जाएगा तो ये बन जाएगा 200 के बराबर, 2000, और 30 आपके पहले से थे, तो ये आपका वैल्यू बन गया। देखो कि कौन दिया हुआ है, 20, यही आपका दिया हुआ है। ठीक है, आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि 25% इंक्रीज का मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ द एवरी साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, देन फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये मेंसुरेशन में बेसिकली एप्लीकेशन आ गया आपका। मेंसुरेशन के अंदर एप्लीकेशन होता है इसका पीएसआर का। देखो ये रिलेशन समझना, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए साइड का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, बोलता है साइड का इंक्रीमेंट हुआ, अब एरिया, अच्छा मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि पेरीमीटर में क्या फर्क पड़ता है। पेरीमीटर में, अगर रुक जाओ ऐसे नहीं, इसको मैं डिफरेंट तरीके से आपको बताता हूं ताकि आपको एक ही बार में ही क्लियरिटी समझ में आए। देखना, जब भी साइड में इंक्रीमेंट होता है तो पेरीमीटर का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन होता है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। फिर देखो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो एरिया पे स्क्वायर होता है, एरिया किसी भी चीज का स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 बार का प्रभाव पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर होता है एक वॉल्यूम, ठीक है, इसमें कि क्यूब होता है, तो आपको इसमें क्यूब करना पड़ता है। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर साइड को किसी को मान लिए 12% से किसी चीज का इंक्रीज किया गया, तो यहाँ इसमें रियल मत मान लेना, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मान लीजिए 12% का इंक्रीज अगर किसी में करता है कोई साइड में, तो आपका जो पेरीमीटर का जो इंक्रीज होगा वो 12% से ही होगा।
लेकिन अगर स्क्वायर, अगर एरिया की बात करेंगे तो 12% का अगर एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है मीटर स्क्वायर, हम इस तरीके से लिखते हैं साइन। तो अगर 12% का इंक्रीज होगा तो हमें 12 दो बार लगाना पड़ेगा। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर 12% का इंक्रीज अगर कोई वॉल्यूम वाले चीज में कर दिया और उसका इंपैक्ट अगर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, और उसका वैल्यू भी अगर क्यूब से रिलेशन रखता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 12%, 12%, 12% 3 बार करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं सवाल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किसमें क्यूब में होगा, किसमें 3 बार लगाना पड़ेगा, किसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, किसमें 1 बार लगाना पड़ेगा। अभी बस ये समझो कि पेरीमीटर का रिलेशन लीनियर होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार करना पड़ेगा। वॉल्यूम का जो होता है ऐसा यूनिट, वो होता है मीटर क्यूब में, यानी आपको 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, आगे समझाता हूँ कि हर सवाल के लिए कैसे डिपेंड करता है और कैसे हमें लगाना चाहिए। देखो, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर पता ही होता है, मेंसुरेशन के सारे सवाल को पता ही होंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द एवरी साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो एरिया क्या होता है ना, एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी। अब बोल रहा है इसको भी 12% से इंक्रीज किया, इसको भी 12% से इंक्रीज किया, तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों का सक्सेसिव हम रख देंगे 12-12 का, और ये कितना होता है 24 प्लस 12 इंटू 12 144, यानी 1.44। 144 को हमने 100 से डिवाइड किया, 1.44, यह वैल्यू हो गया 25.44% का इंक्रीज आपको मिलेगा एरिया में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है क्या, क्विकली करने के लिए, कि ये वैल्यू अगर 12% से इंक्रीज किया गया है, तो अगर एरिया में हमें चाहिए ना, तो इसका डबल से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा चाहिए। ये सिंपल सी बात है, लेकिन ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो ये वैल्यू 24 से बड़ा चाहिए, इसको देखते ही आपको ऑप्शन में पहुंच जाना है। ठीक है, कैलकुलेट करने से पहले हम इसमें ऑप्शन में चले जाएंगे, हालांकि ये बहुत आसान है। 24 प्लस 1.44 आपको देखते ही पता चल जाएगा, या आप मन में भी कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना कहीं आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा। जैसे इस केस में हम 2 ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट कर सकते थे, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको ये ध्यान में रखना है, आगे जरूरत आ सकता है इसका। चलो देखते हैं आगे। देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 23, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल। फिर से देखो एरिया की बात कर रहा है, तो हमें 2 बार रखना पड़ेगा। अब इसका देखो क्या होगा 23, अब इसको 2 से बड़ा यानी 46 से बड़ा वैल्यू चाहिए हमें। देखो 46 से बड़ा दिया हुआ क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिर्फ इतना से भी मार्क हो सकता है, हालांकि इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कि 46 प्लस 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी 5.29, यानी ये वैल्यू 51.29% होगा। लेकिन फिर भी हमें पता रखना चाहिए, हमें जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो हमें वो करके रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो बोल रहा है द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33.33% एंड इट्स हाइट रिड्यूस बाय 16.66%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू एल इंटू बी। अब जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये इसका वैल्यू को तो मैटर ही नहीं करेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो मैटर नहीं करता है, कि हम इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, तो वैसे भी एरिया पे जो चेंज होगा वो इन दोनों के बराबर, इन दोनों के कारण ही होगा। तो इसको देखो बोल रहा है क्या, इसको बोल रहा है 4/3 कर दिया, 33.33 इंक्रीज का मतलब 4/3 कर दिया। ब्रेथ को कितना किया, रिड्यूस कर दिया 16.66% से, इसका मतलब 5/6 कर दिया। यानी ये वैल्यू देखना कितना होगा, 2 और 3 करोगे 10/9, यानी आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है कि ये वैल्यू प्लस 1/9 हो गया है। इसको आप क्या बोलते हो, 1/9 का इंक्रीज 11.11% हम बोलते हैं इसको। तो वैल्यू आपका, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है चीजें, तो अगर इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया पर प्रभाव जो पड़ रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो सक्सेसिव पे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ देखना आसान नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये वैल्यू आसान नहीं पड़ेगा। क्यों, 33.33 है, माइनस करोगे 16.66%, ऐसे नहीं रख सकते, तो हम इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लेके चलेंगे। देखो बहुत सारे लोग इसको ऐसे रेशियो में करते हैं, मैंने वैसे कभी करा नहीं है, रेशियो में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसको बोलोगे 3 4 हो गया, फिर बोलोगे 6 था तो ये 5 हो गया, फिर बोलोगे 18 20, इस तरीके से पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। इसको हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं ना, कि इंक्रीज किया गया 33, फिर 4/3 हो गया, और सक्सेसिव रखना है तो हम उसको मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। रिड्यूस किया गया 16.6 से, तो हम इसको कर सकते हैं 5/6, कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, तो रेशियो से आपको नहीं करना मेरे हिसाब से, ये आपको ज्यादा फास्ट होता है, फ्रैक्शन वाले टर्म्स ज्यादा फास्ट होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 44%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। देखो बोल रहा है कि रेडियस को कुछ परसेंट से बढ़ाया, तो 44% से जो है आपका एरिया बढ़ गया है। देखो ये वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि 20% और 20% को जब हम इंक्रीज करते हैं तो 44% का इंक्रीमेंट होता है।
तो ये वैल्यू आपको ऐसे मार्क कर लेना चाहिए। लेकिन आपको एक तरीका और आप इसमें कर सकते हो कि इसका वैल्यू देखना, ये वैल्यू जो होगा वो 2x से बड़ा होगा। अगर आपका एक्सप्रेशन से बढ़ाया गया ना तो ये 2 से मल्टीप्लाई से बड़ा होगा। तो देखना ये वैल्यू 40 तो हो ही नहीं सकता, 12 का 2 करोगे ये 3 से भी बढ़ा जा रहा है ना, 3 से भी बढ़ा जा रहा है तो ये नहीं हो सकता, 3 से बड़ा ये भी जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका वैल्यू ये बचेगा जो डिफरेंट रहेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको तो वैसे भी 2020 का तो पता ही होता है, तो 44 आप इसको वैसे भी मार्क कर सकते हैं, आसानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, बोल रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 69%। 69 देख के क्या बोलोगे, 30, 30 और 9 यानी 30%। ठीक है, जब भी 30% का 2 बार हम इंक्रीज करते हैं, ये वैल्यू 10 के लिए, 20 के लिए, आपको 30 के लिए, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 30-30 का इंक्रीज करते हैं तो 69% का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो जब भी आप साइड को 30% से इंक्रीज करोगे तो 2 बार उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, देन एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। तो आप क्या बोलोगे कि पेरीमीटर का इंक्रीज हुआ है 30%, यानी एरिया का इंक्रीज कितना होगा, 30% का 2 बार लगाओगे सक्सेसिव 30%, 30%, इसको 30 मानना, 30%, 30% और बोलोगे कि एरिया बढ़ जाएगा 69% से, बोलोगे ऑप्शन में नहीं है, यानी डी ये ऑप्शन होता है 69%, ये हमारा आंसर होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये गलत है। ठीक है, ये पूरा गलत है। वो क्यों, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि पेरीमीटर में आप इसमें चेंज करोगे तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये ध्यान से देखना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और ऐसे केसेस का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो मल्टीप्लाई में चीजें होनी चाहिए। जैसे हम एरिया की बात करते हैं तो एल इंटू बी होता है, फिर सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का अगर दिया हुआ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आप इसको बोल लो तो वो 2 पाई आर होता है। तो जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं हम उन्हीं चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो प्लस पे किसी के सम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पेरीमीटर को हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कितना होगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पेरीमीटर की जगह, अगर हम रेक्टेंगल की जगह अगर हम इसको स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, अगर हम बोले कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, तब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है आप देखोगे यहाँ से पूरे पे डिपेंड करता है, तो देखना ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और किसी के सम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो 30% का अगर इंक्रीज साइड में हुआ, पेरीमीटर का इंक्रीज का क्या मतलब हुआ, साइड का इंक्रीज हुआ। साइड में अगर 30% का इंक्रीज करोगे तो पेरीमीटर में 30% का इंक्रीज होगा। लेकिन स्क्वायर के केस में, हम रेक्टेंगल में ऐसा नहीं बोल सकते कि मान लीजिए साइड का इंक्रीजमेंट इंक्रीज किए 20% से, लेंथ का अगर इंक्रीज किए तो पेरीमीटर में 20% का इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू अलग हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि सम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो देखना इसमें अगर 30% का इंक्रीज स्क्वायर में दिया हुआ रहता तो हम क्या बोलते हैं कि 30% प्लस 30%, और 30 का स्क्वायर 900, यानी 9 यहाँ से मिलता है, यानी 69% का इंक्रीज एरिया में मिल जाता। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल के साथ हम ये चीज नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर स्क्वायर के साथ आप कर सकते हो, पेरीमीटर सर्कल के साथ कर सकते हो, जिसमें सम पे डिपेंड नहीं करता, जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, बिल्कुल। तो परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर, अब देखो इसमें 25% का इंक्रीज है पेरीमीटर में। पेरीमीटर क्या होता है, पूरे होता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो 25% का इंक्रीज होगा, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 का स्क्वायर 6.25, ये होगा 56.25% के बराबर। वैसे ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 23%। अब देख रहे हो आपका सर्कल में पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है, चल जा रहा है, आपका स्क्वायर में पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है, चल जा रहा है, लेकिन पेरीमीटर रेक्टेंगल में नहीं चलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाले केस में आपका ये वैल्यू नहीं काम करेगी। वो क्यों, क्योंकि ये सम पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट पे। चलो इसमें देखते हैं, सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 23%। अब देखो सर्कमफेरेंस का इंक्रीज कब होगा, जब आर में आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि ये 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफेरेंस में 23% का इंक्रीज का बेसिकली क्या मतलब है कि आर में इंक्रीज है ना। इस वैल्यू को अगर आर की जगह हम लिख दें 1.23 आर, देखना तो ये 2 पाई आर होता है, 2 पाई और 1.23 आर, तो इसका सर्कमफेरेंस का जो इंक्रीमेंट होगा वो 23% से ही होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस में इंक्रीज किया गया 23% से। तो बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना हो गया एरिया में, तो बोलोगे कि 46 प्लस 5.29 यानी 51.29%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अब देखो सिलेंडर है, सिलेंडर में देखना क्या होता है, रेडियस वॉल्यूम की बात कर रहा है, सिलेंडर है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। जाओ देखना क्या होता है, देखो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब देखो इसमें आर का जो रिलेशन है वो स्क्वायर से संबंधित है और एच का लीनियर है। तो अब अगर रेडियस में कुछ बदलाव करेगा तो हम इसको दो बार लगाएंगे। अगर इसमें 10% का इंक्रीज है तो हम बोलेंगे कि 10% और प्लस 10%, सक्सेसिव रखना पड़ेगा, 21% का इंक्रीज होगा। और एच में जो करेगा वही रखेगा, 10% का इंक्रीज करेगा तो हम 10% का ही इंक्रीज लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ से स्क्वायर है इसलिए लीनियर में क्यूब में स्क्वायर में जा रहा है, और ये लीनियर है, सिंगल है इसका यूनिट तो सिंगल जाएगा। और यही मान लिया रहता तुम्हारा 1/3 पाई, और कौन नहीं स्फेयर ले लो, स्फेयर अगर ये मान लीजिए स्फेयर का वॉल्यूम रखा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम आर में अगर 10% का भी इंक्रीज करते हैं, 10% का भी इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में कितना होगा, अब देखना 3 बार ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये क्यूब का रिलेशन रखता है। तो 10%, 10% और 10% 3 बार आपको ले जाना पड़ेगा, और ये वैल्यू बनेगा 33.1% के बराबर, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, जो फॉर्मूला में जैसे डिपेंड करता है, अगर वो स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, अगर सिंगल है तो हम सिंगल में कैलकुलेट करते हैं। लगातार करोगे तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या आपका आंसर निकल के आएगा। देखो देखना क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, यानी 20%, 20% दो बार का डिक्रीज लगाना पड़ेगा, -20 -20, ठीक है। हाइट इज इंक्रीज बाय 20% यानी +20। अब ये तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये देखना -20 -20 क्या होता है, -36%, +20 करना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगा -16, और माइनस देखना क्या होगा, 36 इंटू 20/100 करोगे 5 -7.2 -23.2 का वैल्यू मिल रहा है आपको। ये हो गया इसको पहला तरीका। फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं, अगर इसको दो बार ले जाना है, डिक्रीज कर रहा है 20% से दो बार, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 4/5, फिर हो जाएगा 4/5, और इंक्रीज कर रहा है 20% से हाइट को तो ये हो जाएगा 6/5। देखो कैलकुलेट करो, 24 और इंटू 4 करोगे 96/125 मिल रहा है। देखो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करना है 96/125, देखना डिक्रीमेंट कितना का हुआ है, 25 और 4 29 का डिक्रीमेंट हुआ है 125 के ऊपर। देखो ना ये 20% जाओगे तो ये 12.5 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा 25, और 4 और बच जाएगा, यानी 20% तो आपको हो चुका है। फिर 4/125 आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखना 3 बार जाओगे तो 3.75 हो जाएगा, 3.7 यानी +3% और करना पड़ेगा कुछ, और इसमें और ऐड करना है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना, आपको आंसर मिल चुका है क्योंकि 23 हो चुका है। देखो ये 22 ही है, 32 है, 20.5 ही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो यही था दो तरीके इसको करने के, आप इसको दो तरीके से ऐसे कर सकते हो। चलो हम अगला देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 20% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 45%, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में परसेंटेज चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट किया गया है रेडियस में 20% का, इसका मतलब जो इसका इनका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, पहला तरीका 100 लेकर के चलेंगे हम, क्या बोलेंगे ये 44 20% का दो बार बढ़ाओगे तो 44% का इंक्रीमेंट हो चुका है। पहला तरीका आप इसको कर सकते हो, जो आपको फॉर्मूला होता है उससे। फिर दूसरा बार क्या कर रहा है, हाइट डिक्रीज कर रहा है 45% से। अब ये दोनों वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या बोलोगे, -1% तो दिख रहा है, फिर और क्या बोलोगे कि ये माइनस में जाएगा 44 इंटू 45/100, बेसिकली 44 का आप स्क्वायर बोल लो, 44 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1936, और फिर 44 इसमें और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1980 बटे 100 करोगे तो ये मिल जाएगा 19.8। ये क्या बोलोगे आप, दोनों को माइनस में भी था तो -20.8% का डिक्रीज बोलोगे आप इसको। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फिर से फ्रैक्शन में चलेंगे। देखो दूसरा तरीका आपका फ्रैक्शन में चल सकते हैं हम। फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज बाय 20% यानी 6/5 इंटू 6/5 करना पड़ेगा। डिक्रीज हुआ है 45% का, ये वैल्यू हो जाएगा 11/20, क्योंकि ये 55 ही बच रहा है तो 11/20 बच रहा है। देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 36 इंटू 11 करोगे तो 360 और 36 यानी 396 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 500। देखो 104 का डिक्रीज हुआ है 500 के ऊपर, क्या बोलोगे 20% और 0.8 यानी 20.8% का डिक्रीज हुआ है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको 100 लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। 3 बार का बेसिकली डिक्रीमेंट है तो हम इसको 100 लेकर के भी चल सकते हैं। देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, 100 है, इसको 20% का डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे 2 बार, ये बन जाएगा 144। फिर इसमें 45% का आपको डिक्रीज करना है, इसको 45% से आपको डिक्रीज करना है। देखो 40% क्या होगा, 14 चौके 56, और 4 बार जाओगे तो 1.6,
यानी 57.6 करना पड़ेगा और 7.2 इसमें और ऐड करके माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 64.8 का माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली हम इसको 65 ही घटा देते हैं, तो ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 65। जब इसको घटाओगे तो 44 और 21 और घटाना पड़ेगा, ये बन जाएगा 79 और 0.2 इसमें और ऐड करोगे तो 79.2 ये वैल्यू बन जाएगा। 100 से कोई वैल्यू चला था, 79.2 बन चुका है, तो माइनस कितने का हो गया 20.8 का माइनस हो गया। तो ये वैल्यू आपका 20.8 यहाँ से भी आप बोल सकते हो। तो देखिए ये थे 3 तरीके आपको करने के। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय इतना इतना इतना, देन फाइंड द परसेंट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है क्यूबॉइड का, तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो जो चेंज आप इसके साथ करोगे वही चेंज आपको वॉल्यूम में भी नजर आएगा, इसके साथ भी करोगे तो वॉल्यूम में नजर आएगा, इसके साथ भी सिमिलर सिचुएशन है। देखो फ्रैक्शन से ही हम कर लेते हैं, इंक्रीज बाय 16 2/3 इसको बोलते हैं 1/6 का वैल्यू, ये प्लस 1/6 है समझो। ये वैल्यू हो गया 7/6, ये वैल्यू प्लस करोगे ये वैल्यू होता है 1/8 के बराबर, तो ये हो जाएगा 9/8। ये वैल्यू होता है 1/9 के बराबर, तो ये हो जाएगा 10/9। तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको देखो रेशियो से मत करना, रेशियो से करोगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, यानी ये वैल्यू हो गया 35 अपॉन, ये देखना ये हो गया 12, 32/12, 35/12। 12 हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या? देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 बच गया और ये 4 बच रहा है यहाँ पे, 24 होगा यहाँ पे, 12 में 24 होगा। देखना ये इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 11/24 का इंक्रीमेंट है। अब ये 12 होता तो 50% होता, इससे थोड़ा सा कम 1/24, 1/24 आपको पता होना चाहिए। 1/24 क्या होता है, ये 4% से थोड़ा सा वैल्यू 4.166% के अराउंड होता है ये वैल्यू। अब देखना ये तो आपको अगर ये इसको ऐसे समझो 12 - 1/24 है, ठीक है, तो 50% से माइनस करना पड़ेगा 4.166% का वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 45 पॉइंट समथिंग परसेंट का वैल्यू, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 1/24 भी याद होना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है आपको, नहीं तो आप 11/24 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 10% का वैल्यू 2.4, 3 बार जाओगे 4 बार जाओगे तो 9.6 हो जाएगा और वैल्यू बन जाएगा 11 है तो 1.4। फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा, कैसे भी कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है, बात बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे जो आपका चौथा है, जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियोज पे जो सवाल बनेंगे कल, प्राइस और एक्सपेंडिचर पे सवाल, वो हम कल करेंगे। देखो बोल रहा है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%, हाइट इज डिक्रीज बाय 50%, हाइट इज डिक्रीज बाय 25। अच्छा ये 2 बार लिखा हुआ है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो कितना होगा, तो बोल रहा है इंक्रीज बाय 20%, तो ये 6/5 हो गया। अब देख रहे हो आप कि हम 2 बार क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सिमिलर है, ये लीनियर पे डिपेंड कर रहा है, ये एक ही बार आया हुआ है, इसमें देखो ना स्क्वायर का टर्म्स नहीं है, ठीक है, तो हम एक ही बार लेंगे। स्क्वायर रहता तो हमें 2 बार लेना पड़ता है, लेकिन ये वॉल्यूम में एक ही बार आता है, L इंटू बी इंटू बी एच होता है, तो इसलिए हम एक ही बार ले रहे हैं। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%, यानी 13/10 हो गया, और क्या बोल रहा है हाइट इज डिक्रीज बाय 50%, ये 1/2 हो गया। इसको कैलकुलेट करो, देखो ये होगा 39/50, यानी 11 का डिक्रीज है 50 के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 22% का डिक्रीज, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये थे आपके पहले सवाल, और ये बेसिक्स, इसमें ज्यादातर बेसिक्स लेवल के सवाल थे जो आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी देगा, ठीक है। और ये फ्रैक्शन वाली चीजें और आपको सक्सेसिव परसेंटेज का जो डिक्रीज है, ये क्लियरिटी आपको रहेगा, तो आप फास्टली कर सकते हो आगे जो अच्छे सवाल हम करेंगे, ठीक है। जैसे प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के सवाल हो गए, फिर बेज वाला हो गया सवाल, तो ऐसे सवालों को हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।